अब वह क्षण आ गया है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करें। सभी से अनुरोध है, कृपया इस विशेष अवसर के लिए खड़े हो जाएं। मुख्य अतिथि मन्युलु रक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंह गारू శంకుస్థాపన పలకని ఆవిష్కరిస్తారు. దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. We request everyone to take your respective seats. దయచేసి అందరూ మీ స్థానాల్లో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాము. अब मैं हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें. ముఖ్య అతిథి మన్యులు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు సభని ఉద్దేశించి మాట్లాడిస్తారు. तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी गारू जी, श्री संजय बांदल गारू, MOS मिनिस्ट्री ऑफ होम, स्पीकर तेलंगाना असेंबली श्री गदम प्रसाद जी गारू, नेवी चीफ एडमिरल DK त्रिपाठी, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर श्रीमती कोंडा सुरेखा, MP कोंडा रेड्डी गारू, MP DK अरुणा गारू, वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर, FOC in Sea, Eastern Naval Command, MLA श्री राम मोहन रेड्डी गारू, MLA श्री मनोहर रेड्डी गारू, MLA श्री यादई टया गारू, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल्स और यहाँ पर मौजूद इस क्षेत्र के रहने वाले अन्य सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज नेशनल इंपॉर्टेंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है. हमारी सैन्य क्षमताओं को विस्तार देने वाला यह इस्टेब्लिशमेंट निश्चित रूप से हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है. जब इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का आज यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, वहीं आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि आज ही का दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के माने जाने वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब का आज जन्मदिन भी है. डॉक्टर कलाम साहब ने भारत के डिफेंस सेक्टर में जो महान योगदान दिया है, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और आज के अवसर पर हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं. साथियों, इस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन के निर्माण से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं. इसके साथ ही मैं तेलंगाना सरकार का और विशेष रूप से तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी का भी विशेष योगदान के लिए मैं तहे दिल आभार व्यक्त करता हूं. जैसा उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब यह नहीं है कि जो देश हित में काम हो उसे न किया जाए, और बड़े दिल के साथ उन्होंने इस काम को किया है. हम सभी जानते हैं राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति यदि की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है. शायद इसी भाव से उन्होंने सहज रूप से अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है. साथियों, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो तेलंगाना एक नया राज्य है, लेकिन भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है. यदि आप प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास पर नजर डालें तो यह हमेशा से ही एक बहुत ही प्रॉस्परस यानी समृद्ध क्षेत्र के रूप में यह जाना जाता रहा है. चाहे मौर्य साम्राज्य हो, सातवाहन साम्राज्य हो, फिर काकतीय वंश हो, हर काल में यह तेलंगाना का क्षेत्र अपने एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट और आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन के लिए सारे देश में जाना जाता था.
सिर्फ प्राचीन काल ही नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि आधुनिक काल में भी तेलंगाना राज्य राष्ट्र की प्रॉस्पेरिटी में, राष्ट्र की समृद्धि में अपना बहुत बड़ा योगदान देता रहा है। साथियों, प्राचीन काल से लेकर अब तक तेलंगाना की प्रॉस्पेरिटी के पीछे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण देख पाता हूं, और वह है यहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत, यहाँ के लोगों का कड़ा परिश्रम। मुझे कई मौकों पर तेलंगाना आने का अवसर मिलता रहता है और यहाँ के लोगों से बातचीत करने का भी अवसर मिलता रहता है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय में या फिर आर्म्ड फोर्सेस में भी तेलंगाना के कई अधिकारियों से मुझे बातचीत करने का समय समय पर अवसर मिलता रहता है। तो मैं उनमें एक चीज जरूर देखता हूं, वह देखता हूं उनकी हार्ड वर्किंग, उनकी कड़ी मेहनत। इस क्षेत्र के लोगों के अंदर काम करने के प्रति गजब की कर्मठता देखने को मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग भी अभिनंदन के पात्र हैं। मैं मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी जी से कहना चाहूँगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इतने मेहनती लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, जब यह वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन अपने निर्माण के बाद यह काम करना प्रारंभ कर देगा, यानी जब फंक्शनल हो जाएगा, तो हमारे मैरीटाइम फोर्सेज के लिए अनेक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मेरी नज़र में इस प्रकार के हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं होते, बल्कि इनका स्ट्रेटेजिक रोल, रणनीतिक भूमिका इन्हें नेशनल इंपॉर्टेंस का स्वाभाविक रूप से दर्जा देती है। दुनिया के अनेक रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि जिस तरीके से वारफेयर के तरीके डायनेमिक हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में मैन एंड मशीन यानी मनुष्य और मशीन के बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, प्रभावी समन्वय का यह होना यह अति आवश्यक होता जा रहा है। चाहे वह साधारण परिस्थिति हो या फिर असाधारण परिस्थिति, हर स्थिति में किसी भी कमांड सेंटर का उससे जुड़े हुए सभी लोगों के बीच इंफॉर्मेशन के सीमलेस फ्लो का यह होना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए ऐसे सेंटर्स मैं मानता हूं कि बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। साथियों, एक स्ट्रांग मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम कई कारणों से यह महत्वपूर्ण होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन में यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और यह मिशन में शामिल पर्सनल के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के प्रति उनकी अवेयरनेस, उनकी जागरूकता को यह लगातार बढ़ाता रहता है। एक क्लियर और सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल न केवल टाइमली और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में वह मदद करता है, बल्कि कमांड के ऑर्डर्स को फील्ड फॉर्मेशन तक पहुंचाने और सबऑर्डिनेट से फीडबैक प्राप्त करने के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। साथियों, दूसरी ओर जब सोल्जर्स अपने को पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड और इंक्लूडेड पाते हैं, तो उनके मोरल और यूनिटी को बहुत ही बढ़ावा मिलता है। किसी भी युद्ध स्थल या ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में यदि पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो इसका सेफ्टी और स्ट्रेटजी दोनों पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इन सब बातों के अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट की अवस्था में एक क्लियर कम्युनिकेशन चैनल तो एक रामबाण की तरह यह काम करता है, और ऐसा तब और यह आवश्यक हो जाता है जब सिचुएशन बहुत ही डायनेमिक हो, यानी बहुत ही गतिशील हो, और रिस्पांस टाइम जब बहुत कम होता है। यह सब बातें ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हैं, और हम इतिहास से सीखते हुए भविष्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए लगातार हम सभी प्रयासरत हैं। साथियों, कम्युनिकेशन के महत्व को जब मैं ऐतिहासिक रूप से सिद्ध कह रहा हूं, तो यह ऐतिहासिक कहने का मेरा मतलब मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही है। मानव इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो आप यह पाएंगे कि पूरी मानव सभ्यता का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो विकास हुआ है, वह एक तरह से कम्युनिकेशन और इवोल्यूशन के आधार पर हुआ है। जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी मानव किसी न किसी माध्यम से आपस में कम्युनिकेट करता था, यानी एक दूसरे से बातचीत करता था किसी न किसी माध्यम से।
आपने देखा होगा कि भीमबेटका जैसे अनेक प्राचीन स्थलों पर आदि मानव के द्वारा ऐसे चित्र बनाए गए हैं जिसमें वह इशारों के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। यह इशारों के माध्यम से कुछ कहना कम्युनिकेशन का ही एक उदाहरण है। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ तो मानव ने कम्युनिकेशन के सिस्टम को और डेवलप किया और भाषा का आविष्कार हुआ, फिर लेखन प्रणाली का विकास हुआ। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को पहुंचाने के लिए कबूतरों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, घोड़ों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश भेजने के लिए। आधुनिक युग में यदि हम देखें तो संदेश पहुंचाने के लिए पोस्ट सिस्टम का यूज किया जाने लगा। किसी राज्य के अंदर या किसी देश के अंदर या फिर एक देश से दूसरे देश में भी चिट्ठियों का आदान प्रदान, लेटर्स का आदान प्रदान यह किया जाने लगा। आपस में भी कुछ लोग, आप में से भी यहाँ पर कुछ लोग होंगे जिन्होंने ब्लू कलर में आने वाले इनलैंड लेटर्स, अंतर्देशीय पत्र को आपने देखा होगा। पहले उसका भी प्रयोग किया जाता था। हमारे यहाँ तो दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी और वन ऑफ द लार्जेस्ट, बड़ी डाक व्यवस्था, पोस्टल सिस्टम अभी भी पाई जाती है। दुनिया में और किसी देश में नहीं है। इसके अलावा समय के साथ साथ फैक्स मशीनों के माध्यम से भी सूचनाओं को तुरंत भेजने का इंतजाम किया गया।